हेलो व्यूअर्स। आज की अपनी पोइम है द सेवन एजेस ऑफ द मैन। एक्चुअल में ये पोइम विलियम शेक्सपियर ने ओरिजिनली नहीं लिखी है। ये उनके एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उसका एक पार्ट है जिसमें जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर जब होता है और वहाँ उनके जो नोबल मैन होते हैं उनमें से एक है जैक्स, जिनको मेलंकली जैक्स भी कहा है, उनके द्वारा बोला गया है ये। बेसिकली हम इसको कहें तो एक मोनोलॉग है। और मोनोलॉग क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ही हम इस पोइम को एंड करेंगे तो यहाँ पर देखो, दिस पोइम इज़ अ मोनोलॉग टेकन फ्रॉम फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है और ये यूँ कहें तो एक प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। ठीक है, तो उसमें से लिया गया, वैसे कोई फ्रीली इसको अलग से नहीं लिखा गया है। तो उसका एक पार्ट है और उसमें बताया गया है सेवन एजेस ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं, जन्म से लेके लास्ट स्टेज तक जब आदमी की जो अवस्थाएं हैं उन सब के बारे में बात करी गई है। और ये अपने सिलेबस में बहुत ही खूबसूरत सी पोएम डाली गई है, विलियम शेक्सपियर की लिखी गई, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक जो बातें हैं, जैसे कि मोनोलॉग क्या होता है, एज यू लाइक इट के बारे में भी थोड़ा कुछ बातें जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। वैसे इसमें बताया द 7 एजेस ऑफ मैन, लेकिन मैं इसके 7 स्टेंजा नहीं करके 8 स्टेंजा पढ़ने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि हम इसमें थोड़ा ध्यान दे सकें। All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exit and their entrances, and one man in his time play many parts, his act being 7 as age. एक पहला स्टेंजा अपना यहाँ पर हो गया है। All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exit and their entrances. एंड वन मैन हिज टाइम, या हिज टाइम से मतलब है हिज लाइफ टाइम। आदमी हो भले ही औरत हो, जो भी है ह्यूमन बीइंग जो है, वो अपने जीवन में 7 अवस्थाएं जो है वो रोल जो अदा करता है। अब यहाँ पर कंपैरिजन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इस पूरी दुनिया को एक रंगमंच कहा। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो कंपैरिजन है। और कंपैरिजन जब तुलना होती है और किसी चीज़ को उस जैसा ही बता दिया जाए तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच काम में आता है जिसको हम कहते हैं मेटाफर। क्या कहते हैं? मेटाफर। मेटाफर थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो आप कोशिश करना इसको देखने की। मेटाफर होता है, बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, पूरी दुनिया को एक रंगमंच माना है, एक स्टेज के तौर पे माना है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन वी प्लेयर्स, और सारे के सारे स्त्री पुरुष जो है वो क्या है, एक प्लेयर की भांति है। यहाँ प्लेयर से मतलब है उस रंगमंच में अपना रोल अदा करने वाला, अपना किरदार निभाने वाले जो कलाकार हैं उनकी भांति है। दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंसेस, वो इस रंगमंच पे आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ आना और चले जाना है उनका बर्थ और उनकी डाई से मतलब है। जब वो यहाँ पर पैदा होते हैं तो मान लीजिए इस दुनिया रूपी जो रंगमंच है उसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया है और कई तरीके के रोल अदा करके वो चले जाते हैं, वो यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, और एक आदमी, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है अपने जीवन काल में, हिज टाइम से मतलब मैंने बता दिया आपको, हिज लाइफ टाइम प्ले मेनी पार्ट्स, कई तरीके के रोल अदा करता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसके एक्ट को हमने कितनी एजेस में ले लिया है? 7 अवस्थाओं में हमने इसको ले लिया है। पहले के बारे में हम बात करने वाले हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली एज क्या है? शिशु की है। इन्फेंट शिशु की अवस्था। म्यूलिंग एंड पगिंग इन हिज नास आर्म, रोता है, वोमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है। इन हिज नार्स आर्म, अपनी नर्स, अपनी आया, अपनी धाय के बाहों में जब उसको झुला रही होती है तो रोता है, अपनी माँ के पास जाने के लिए चिल्लाता है, उल्टियाँ करता है। पहला पार्ट उसका इस प्रकार का। देन द वीनिंग स्कूल बॉय, और दूसरा आता है हमारा वीनिंग स्कूल बॉय। वीनिंग स्कूल बॉय से मतलब शिकायती बच्चा, स्कूल जाने से कतराता है,
विनिंग स्कूल बॉय, स्कूल जाने से कतराता है शिकायती स्कूली बच्चा। विथ इज सेचल, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आप क्या करेंगे, सेचल प्रोनाउंसिएशन रखना है आपको इसका। सेचल का मतलब होता है स्कूली बस्ता जो बैग होता है वो। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नैल, और अपने स्कूली बस्ते के साथ शाइनिंग मॉर्निंग फेस, बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, चमकता हुआ खूबसूरत सुबह का चेहरा, यहाँ पर भी मेटाफर यूज हुआ है, बहुत अच्छा यूज हुआ है। एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नैल, स्नेल की भांति रेंगता सा हुआ, स्नेल की भांति रेंगता हुआ। अब यहाँ पर बताया लाइक स्नेल, लाइक स्नेल, और ये यूज हुआ है अपने सिमिले। कंपैरिजन के बारे में मैंने आपको एक बार पहले बताया, वर्ड इज अ स्टेज, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया वो तो मेटाफर था, ठीक है। और अभी जहाँ पर एज और लाइक से कंपैरिजन किया जाए, एज और लाइक से कंपैरिजन किया जाए तो वो होता है अपना सिमिले, उसको हम कहेंगे सिमिले, बाद में बात करने वाले हैं। हाँ, देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ इज सेचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज में स्कूल बॉय, जो बहुत ही शिकायती है, स्कूल जाने से बहुत उसका मन नहीं करता, कतराता है, और अपने बस्ते के साथ, चमकदार चेहरे के साथ, सुबह सुबह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रहता है, लेकिन उसका स्कूल जाने का मन नहीं है। और धीरे 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 बेमन से जब वो चलता है तो जैसे वो घोंगे की भांति, स्नेल की भांति धीरे धीरे चलता है, अनविलिंगली टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक है, अनविलिंगली, अनिच्छा है उसकी, इच्छा नहीं है, मन नहीं है उसका स्कूल जाने के लिए। एंड देन द लवर, और थर्ड स्टेज किसकी आ जाती है, थर्ड स्टेज आती है अपने लवर की। तो तीसरी अवस्था में लवर के बारे में बात करने वाले हैं। दो स्टेंजा हो गए अपने, एक हो गया दुनिया को रंगमंच के जैसे बताया, दूसरा इन्फेंट के बारे में बता दिया, तीसरा स्टेंजा जो अपने यूँ कहें तो स्कूल बॉय के बारे में, और अब हम स्टेज थर्ड जो है उसमें लवर के बारे में आने वाले हैं। एंड देन द लवर साइंग लाइक फाइनेंस, फाइनेंस की भांति, फाइनेंस क्या होता है, भट्टी होती है, भट्टी, भट्टी की भांति साय करता है, आ भरता है, लाइक वर्ड भी यहाँ पे यूज है। तो यहाँ पर एक और सिमली जो यूज हो गई अपनी, एक और सिमली यूज हुई है, भट्टी की भांति आ भरता है। जब वो प्रेमी अपने प्रेम का जो प्रलाप, जो आलाप करता है, तो वो भट्टी की जैसे आ भरता है। विद अ वूफुल बैलेट, वूफुल बैलेट से मतलब, बैलेट का मतलब यहाँ सॉन्ग से है, हालांकि फिगर ऑफ स्पीच में बैलेट का मतलब दूसरा होता है, लेकिन यहाँ हमें इसको बैलेट को क्या समझना है, सॉन्ग। और वूफुल का मतलब होता है दुखी, दुखी या यूँ कहें तो विरह के गान गाता है। मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यहाँ पर मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब है अपनी जो प्रेमिका है, बिलव्ड जो है, उसकी आईब्रोज जो है या उसकी खूबसूरती का बखान करता। मेड हिज मिस्ट्रेस, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब अपनी जो बिलव्ड है उसकी खूबसूरती का बखान करता है। तो ये इस प्रकार से अपनी स्टेज हुई लवर की। देन अ सोल्जर, और उसके बाद में अवस्था जो आती है अपनी, वो अवस्था आती है सोल्जर की। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in qual, seeking the bubble reputation, even in the Canaan's mouth, यहाँ तक कि वो केनन के मुंह, तोप के मुंह के सामने भी जाके खड़ा हो जाता है। तो सोल्जर की अवस्था क्या और क्या उसका रोल है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन अ सोल्जर, उसके बाद में एक सैनिक का रोल आता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, उसकी आवाज़ में, उसके व्यवहार में, उसकी बातचीत में ऐसे लगता है कि वो अजीब अजीब तरीके की औत शपथ लेता है। यहाँ पर एक जगह यूँ कह सकते हैं, थोड़ा सा अलग से इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। स्ट्रेंज ओथ का मतलब ये भी बता रखा है कि जब वो बातचीत करता है तो उसकी बातचीत में तो अश्लीलता होती है, या यूँ कहें कि वो थोड़ा सा अब्सर्ड टिप्पणियाँ भी करता है, ऐसी बातें उसका, और जिसका कारण ये भी माना जाएगा कि सोल्जर की लाइफ बहुत ही बोरिंग लाइफ होती है, और ऐसे में वो अपने जीवन में बहुत ही खतरों वाले काम करता है। तो वो बोरियत भरा जीवन होने की वजह से वो उसकी भाषा थोड़ी सी सभ्यता की, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज उसकी नहीं होती है। तो कहीं पर इसका डिस्क्रिप्शन फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ का क्या है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज का नहीं होना, सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होने से भी है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी कैसी है, लाइक
लेपार्ड, लेपार्ड के जैसे है। तेंदुए की भांति उसने दाढ़ी बना रखी है। सैनिक लोग जो हैं उनको चाहिए होता है कि उनका जो लुक है वो इतना इम्प्रेसिव हो कि सामने जो दुश्मन है उसका मोरल डाउन हो जाए इसको देखे। तो इस प्रकार का उसका लुक है जो कैसा है, बियर्डेड लाइक पार्ड, तेंदुए की भांति उसका उसकी दाढ़ी है। जेलस इन ऑनर, और सम्मान के प्रति बहुत ही जेलस है, सम्मान के प्रति वो हमेशा तैयार रहते हैं। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वाल, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सडन एंड क्विक इन क्वाल, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, इस पोइम में मुझे सबसे खूबसूरत लाइन जो लगी है वो यही है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, हमेशा एक छद्म, यूँ कहें तो बेतुकी सी रेपुटेशन के पीछे भागता रहता है जिसका कोई मतलब नहीं। एक सैनिक अपना जीवन इस प्रकार की बबल रेपुटेशन के पीछे गंवा देता है जिसका कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर ये बात दर्शाना चाहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वो तोप के गोले के सामने, तोप के मुंह के सामने भी जाकर अपना जो करेज है उसको दिखाता है, और ये उसकी बबल रेपुटेशन की ही निशानी है। आगे की स्टेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्टेज रही जस्टिस की, एंड देन द जस्टिस। एंड देन द जस्टिस in fair round belly with good cap and line, with his eyes shaved and beard of formal cut, full of wise shows and modern instance, and so his play his part। और उसके बाद की जो अवस्था जो आती है, पांचवी अवस्था जो आती है वो है जस्टिस की अवस्था, जस्टिस की। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली, अपनी तोंद बढ़ाए हुए है, अपनी बेली जो है, तोंद जो है उसको बढ़ाए हुए है, विद गुड कैपन लाइन। यहाँ पर गुड कैपन लाइन का मतलब है रिश्वत में खाए हुए चूजों की वजह से गुड कैपन, कैपन का मतलब होता है चूजा, मेल जो चिकन होता है उसके लिए का है, और लाइन से मतलब है कंटिन्यूसली, और गुड का मतलब है यहाँ पर गुड का मतलब अच्छे से नहीं है, जो ब्राइब के तौर पे, रिश्वत के तौर पे लगातार जो चूजे खाने की वजह से, या चूजे से मतलब भी क्या है, रिश्वत से मतलब है जो कंटिन्यूसली जो रिश्वत खा खा के उसने अपनी जो तोंद बढ़ा ली है उसके बारे में है। विथ आईज साउड एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आंखें हमेशा शाव ऐसे देखती रहती है, कुछ ना कुछ सर्च करती रहती है, जैसे कि वो जांच पड़ताल कर रहा है, जैसे कि वो कुछ ढूंढना चाह रहा है, जैसे कि वो तहकीकात करता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और बियर्ड जो है उसकी दाढ़ी जो है वो बिल्कुल फॉर्मल कट में बनी है जिससे उसकी पहचान हो सके। जस्टिस एक अपना एक अलग ही पर्सनैलिटी रखता है, और उसकी जो दाढ़ी जो है वो कैसी है, फॉर्मल कट में। यहाँ पे दाढ़ी के बारे में दो बार डिस्क्रिप्शन हुआ है, एक सोल्जर की दाढ़ी के बारे में है, उसकी बियर्ड के बारे में है जिसकी बियर्ड कैसी है, पहाड़ की जैसी, और जस्टिस की बियर्ड में क्या है, वो फॉर्मल कट में है। ठीक है, इस बात का ज़रा ध्यान रखेंगे। फुल वाइज शोज, यहाँ वाइज शोज से मतलब क्या है, मुहावरे भरी भाषा। फुल वाइज शोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और जो आधुनिक विचारधारा है या आधुनिक जो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं उनके बारे में वो बातें करता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस प्रकार वो अपना पार्ट अदा करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो अपना ये स्टेंज है, और यूँ कहें तो ये स्टेंज सबसे महत्वपूर्ण स्टेंज है। मैं तो ये कहूँगा कि पाँचवीं और छठवीं जो स्टेज है इस पोएम की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस पर ज़रा ध्यान रखेंगे। ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब सिक्स्थ एज जो आएगी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रा इसके बारे में भी हम बात कर लें। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून। पेंटलून, इस एज का नाम क्या रखेंगे हम, पेंटलून एज रखेंगे। ठीक है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून। छठवीं एज जो शिफ्ट होती है वो दुबले पतले, लीन एंड स्लीपर्ड, चप्पल में जो है जो रहने वाला जो व्यक्ति है, और पेंटलून में आ गया उस व्यक्ति से मतलब। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका थोड़ा ध्यान लगाना चाहूँगा, इस एज को पेंटलून एज क्यों कहा है, और लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून से क्या मतलब है। पेंटलून पतलून से मतलब है, और ये एक एज ऐसी है जिसमें रिटायरमेंट एज के लगभग आदमी जब आ जाता है तो वो दुबला पतला हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वो
जवानी से ढलान की तरफ होता है तो दुबला पतला हो जाता है, और रिटायरमेंट की सी एज हो जाती है या फिर उसका जो बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो वो चप्पल में और फॉर्मल जो अपनी अपीयरेंस में आ जाता है उसका, और पेंटालून से मतलब वो पतलून में आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे क्योंकि वो जोकर जैसे दिखने वाला है, कुछ ऐसी बात भी इसमें होने वाली है। फिर स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और दिखने में उसका अपीयरेंस कैसे है, नाक पर चश्मा है, स्पेक्टिकल ऑन नोज, पाउच ऑन साइड, और आँखों के साइड में पाउच बन रखी है, थैली नुमा स्थितियाँ बन रखी है। इट मीन्स उसका जो थुतला मोटा चेहरा जो था अब सिकुड़ कर पतला हो गया है, और जो चश्मा हमेशा टिका रहता था एक जगह वो अब खिसक कर नाक पर आने लग गया है, और आँखों के नीचे जो झिल्ली नुमा या थैली नुमा स्थितियाँ बनने लगी। हिज यूथफुल हॉस से मतलब ना मोजे जुराब कह सकते हैं, और उस जवानी के समय जो वो सॉक्स जो है जुराब वगैरह मोजे जो पहना करते थे, जिसको वेल सेव्ड, जिसको बहुत अच्छे से सेव करके सुरक्षित करके रखा गया था, वो क्या हो गया है, वर्ल्ड टू वाइड। ये जो है लाइन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझने की कोशिश करनी। इस पूरे वर्ड का जो फ्रेज इसका मतलब है वर्ल्ड टू वाइड का मतलब है ढीले हो गए हैं अब वो, उसके लिए पहनने लायक नहीं है, ढीले हो गए। फॉर हिज श्रिंकन का मतलब है दुबला पतला, सेंक का मतलब होता है पिंडलियाँ कह सकते हो, पुट्ठे कह सकते हो, वो क्या होगी, दुबली पतली होगी, इसलिए वो क्या हो गया है, वर्ल्ड टू वाइड। ये मोजे जो है होश है उसको, जिनको वो बहुत अच्छे से सेव कर रखा था, सुरक्षित रख रखे थे, वो क्या हो गए हैं, अब बड़े हो गए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो जवानी के टाइम पे जब वो मर्दाना आवाज़ जो थी वो क्या हो गई है, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रिपल पाइप, जो वापस कैसी होगी, बदल कर कैसी होगी, बच्चों की आवाज़ की जैसी श्रिल नोट वाली, तीखी आवाज़ वाली, चाइल्डिश ट्रिबल का मतलब तो कपकपाती सी, पाइप का मतलब तो बांसुरी की जैसी तीखी नोट वाली आवाज़ बन गई है। दोबारा से पढ़ूंगा मैं इसको। एंड इज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो मर्दाना आवाज़ थी टर्निंग बदल गई है अगेन दोबारा से, इसका मतलब पहले आवाज़ कैसी थी, मैनली वॉइस, बिग मैनली वॉइस मर्दाना आवाज़ थी, जो क्या हो गई है, बदल गई है, कैसी बन गई है, अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप, बच्चों की चाइल्डिश ट्रिबल पाइप, बच्चों की आवाज़ की जैसे तीखी श्रिल नोट वाली बांसुरी की भांति तीखी हो गई है। एंड विशल इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में सीटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उसका मुंह क्या हो गया, अब खाली खाली हो गया, दांत वगैरह नहीं रहने की वजह से अब जब वो बोलता है तो मुंह से विशल सीटी की सी आवाज़ आती है, और इस प्रकार ये 6वीं एज जो है पूरी होती है। द लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब के बाद का जो अंतिम सीन है या अंतिम अवस्था जो है, अंतिम किरदार जो है वो क्या है, द लास्ट सीन ऑफ ऑल, द एंड ऑफ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो क्या है, बहुत ही यहाँ पर हम कहेंगे मेलैंकली रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑफ द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, सारी इवेंटफुल हिस्ट्री, सारा जो इतिहास निर्माण करने वाले या उसने जीवन भर जो बहुत ही महान कार्य किए थे या जो हिस्ट्री उन्होंने बनाई थी, उन सब का एक अंत आ गया है। यूँ कहें कि अब और ज़्यादा ना, नो मोर वाली जो स्थिति है वो उसके साथ आ गई है। द एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो जो उसने कार्य किए उसने जीवन भर, उनका अब अंत आने लग गया है। इस सेकेंड चाइल्डनेस, और इस एज का नाम क्या रखा है, सेकेंड चाइल्डनेस, दूसरा बचपन। अब यहाँ पर इसको चाइल्डनेस से कंपेयर क्यों किया है, एक तो यहाँ पर ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, अपना इन्फेंट हो गया, यहाँ पर इन्फेंट होगा। सेकंड चाइल्डनेस क्यों कहा है इसको, क्योंकि इन्फेंट भी क्या है, यहाँ पर डिपेंडेड है किसी पे, किस पे, नर्स की आम में रह रहा है वो, है ना, तो उसको वो क्रेडल करती है। और सेकंड चाइल्डनेस में कहा यहाँ पर भी व्यक्ति क्या हो जाता है, दूसरों पर डिपेंडेड हो जाता है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाता। तो इसको कंपैरिजन में हम इन दोनों कुछ चीज़ों को देख लेंगे। एंड मियर ओब्लिवियन, और सब कुछ भुला देता है, सब कुछ विस्मृत कर देता है, सारी चीज़ें वो भुला देता है। अब आगे जो लाइन आई है बहुत ही गजब की लाइन है, एंड जब इस लाइन से हम करेंगे तो आप देखेंगे, और ये SANS, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है शैन नहीं है, शां प्रोनाउंसिएशन करना है, जिसका मतलब होता है विदाउट। शांटीथ,
शां आइज, शां टेस्ट, शां एवरीथिंग। बिना दांतों के, बिना आँखों के, बिना स्वाद के कुछ भी नहीं रहता उसके पास, और वो सेकंड चाइल्डनेस में सब कुछ विस्मृत कर देता है। इस प्रकार उसका ये स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री का एंड हो जाता है और व्यक्ति यहाँ से एग्जिट कर जाता है इस जीवन के स्टेज से। इस प्रकार अपनी इस पोइम रही, जिसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि इसके 7 स्टेंजा नहीं करके हमें इनको 8 स्टेंजा में देखना है। पहला स्टेंजा मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से यहाँ तक लेना है, इसको लेना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में इन्फेंट आ जाएगा, उसके बाद में लवर का आ जाएगा, उसके बाद में स्कूल बॉय का आएगा, देन लवर का आएगा, उसके बाद में सोल्जर का आ जाएगा, उसके बाद में जस्टिस का आएगा, देन पेंटालून आएगा, उसके बाद पेंटालून के बाद में क्या आने वाला है, पेंटालून के बाद में लास्ट सीन जो है सेकंड चाइल्डनेस आने वाला है। इस प्रकार से 7 अवस्थाएं होगी और स्टेंजा अपने 8 होने वाले हैं, ठीक है। अब हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में बहुत ही अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। कई जगह यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है और कई जगह पर यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर एज और लाइक यूज हुआ है वहाँ पर आपको सिमिलर लेके चलना। सिमिली का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट से तुलना करना किसी दूसरी चीज़ की, ठीक है। और मेटाफर का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट के जैसा ही मान लेना, क्या है, मेटाफर। देखिए कैसे, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पूरी दुनिया क्या है, रंगमंच है। अब इसको यहाँ रंगमंच जैसा बता ही दिया है, तो इस स्थिति में ये क्या है, मेटाफर है। मॉर्निंग शाइनिंग फेस जो है उसको ऐसा बता ही दिया, तो यहाँ पर ये भी मेटाफर है, ठीक है। जेलस इन ऑनर कह सकते हो, बबल रेपुटेशन कह सकते हो, इन सब को क्या बना दिया यहाँ पर, मेटाफर। कुछ एक सिमिली यूज हुई है जहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं बात कर लूँ, यहाँ पर अपना पहला जो सिमिली है वो है स्नेल, देन फाइनेंस, फिर है पार्ड, ठीक है। और भी अगर आपको इसमें दिखे तो ज़रूर आपको सिंपली मान लेना, जहाँ पर एज और लाइक दिखे और तुलना हो, कंपैरिजन हो, तो आपको मान लेना वहाँ पर क्या है, सिमिली है। अब ये रही बात अपने इस पोइम के बारे में। थोड़ा सा अबाउट द पोइम में हम डिस्कस कर ले। एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर टू बी his finest play. This poem is monologue. अब देखिए मोनोलॉग के बारे में हम बात करने वाले। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, एक स्पीकर के द्वारा, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया कुछ भी जो भी कथन है, लेकिन सुनने वाला जो भी यहाँ पर लिसनर जो है वो साइलेंट, बोलेगा नहीं, हाँ, लेकिन एग्जिस्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोलॉग। अब हमने देखा यहाँ पर जो मेलंकली जैक्स है वो हमें बता रहा है, या यूँ कहें तो ड्यूक को बता रहा है कि इस प्रकार से ये अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बोलने वाला स्पीकर जो है वो ही प्रेजेंट दिख रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं, उनका कोई रोल यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, एक मोनोलॉग है। टेकन फ्रॉम अ फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियर की कॉमेडी जो है उसमें से लिया गया। नाम क्या है उसका, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट से लिया गया है। और कई तरीके के क्लासिफिकेशन है शेक्सपियर के प्ले के। कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, हिस्ट्री है, और कई तरीके के जो इसमें क्लासिफिकेशन देखे, जिसमें मेजर क्लासिफिकेशन कॉमेडी, ट्रेजेडी और ट्रेजी कॉमेडी है। उनमें से शेक्सपियर का बहुत ही फेमस सा जो कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उसमें से लेगा। इट इज़ स्पोकन बाय मेलंकली जैक्स। जैक्स इसमें एक करेक्टर है इस कॉमेडी में, उसके द्वारा बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, मैंस लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 एजेस। और पोइट के अकॉर्डिंग आदमी की अवस्थाएं जो है 7 अवस्थाएं जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून। हाँ, पेंटालून के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला था, सॉरी। पेंटालून की एज को आप मोकर की एज भी कह सकते हैं, या फूल की एज भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं इसको। किसकी,
फूल, फूल की एज भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून एंड ओल्ड एज। इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग रिटन बाय आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। आयम्बिक पेंटामीटर से मतलब है, पेंटा से मतलब है 5, मीटर का मतलब होता है फिट या फुट, फीट। यहाँ पर स्लैबल से मतलब है, स्लैबल, स्लैबल से मतलब है, ठीक है। जिसमें 5 स्लेबल होते हों वो पेंटामीटर होता है, और वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी होना चाहिए अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस, इसको कहते हैं आयम्बिक। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे की बात है, मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे हैव कंपेयर द वर्ल्ड टू ए स्टेज। पाइथागोरस से लेके आज तक जितने भी हैं उनमें से दुनिया को कंपेयर किया है, और ये बहुत सारी बातें इस प्रकार ये अपनी खूबसूरत सी पोइम। आपको इसमें कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी और क्या आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।